नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक। आप सभी का स्वागत है झटपट न्यूज में। दोस्तों, देश दुनिया की बेहद महत्वपूर्ण खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, जानते हैं पहली खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को दी धमकी, हमेशा के लिए कट करेगी पैसा। दोस्तों, चाचा ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अगले 30 दिनों में अपने वास्तविक सुधार का वादा नहीं किया तो अमेरिका WHO की फंडिंग हमेशा के लिए रोक देगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह WHO की सदस्यता से हटने पर विचार कर रही है। साथ ही चाचा ट्रंप ने दावा किया है कि उनके पास इस बात के सबूत है कि नया कोरोना वायरस चीन की एक प्रयोगशाला से पैदा हुआ, जबकि वैज्ञानिक समुदाय इस बात पर जोर दिया है कि मुमकिन है कि यह वायरस किसी जानवर के जरिए इंसानों में पहुंचा है। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। ट्रंप की धमकी का असर, WHO की भूमिका की होगी जांच। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस के संबंध में स्वतंत्र मूल्यांकन शुरू करने के अपने अधिकतर सदस्य के आह्वान के सामने झुक गया है। महामारी को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव, जो अब तक 3 लाख से अधिक लोगों की जान ले चुकी है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर चुकी है। अफ्रीकी और यूरोपीय देशों तथा अन्य देशों के संगठनों ने कोरोना महामारी को लेकर एक समग्र मूल्यांकन की मांग की है। अब अगली खबर चाइना से। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% टैरिफ लगाया, छिड़ सकता है वैश्विक ट्रेड वार। चीन की सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% टैरिफ लगा दिया है। माना जा रहा है कि चीन का यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस प्रसार की स्वतंत्र जांच करने की मांग की थी। चीन के इस कदम से दोनों देशों के राजनीतिक संबंध बिगड़ गए हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस संबंध में कहा है, कोरोना प्रसार से निपटने के में चीन ने पारदर्शी और खुली कार्रवाई की है। चीन के इस कार्रवाई से आशंका जन्म ले रही है कि इससे शुरू होने वाले वैश्विक ट्रेड वार में चीन और कई देशों की भी घसीट सकता है। वायरस के प्रसार को लेकर चीन पर शुरुआत से ही कई आरोप लगते आ रहे हैं। इससे निपटने के लिए चीन व्यापार को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। माना जा रहा है कि इस संबंध में यह चीन की पहली कार्रवाई जरूर है, पर आखिरी नहीं। इस जद में जांच की मांग करने वाले अमेरिका, ब्रिटेन और भारत समेत कई देश आ सकते हैं। अगली खबर, काला पानी विवाद पर भड़का कर चीन बना शांति दूत, बताया भारत नेपाल का आपसी मामला। काला पानी में सड़क निर्माण को लेकर भारत और नेपाल के बीच कथित रूप से विवाद को हवा देने के बाद चीन अब शांति का पाठ पढ़ा रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि काला पानी सीमा का मुद्दा भारत और नेपाल का बीच का है और उम्मीद जताई कि दोनों पड़ोसी देश एक तरफा कदम उठाने से परहेज करेंगे और मैत्रीपूर्ण ढंग से अपने विवाद को सुलझाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इन दिनों काला पानी को लेकर भारत और नेपाल के रिश्तों में तनाव देखा जा रहा है। नेपाल के ऐसे व्यवहार के लिए भारत चीन को जिम्मेवार मान रहा है। CDS मनोज मुकुंद ने संकेत दिए थे, नेपाल के लिपुलेख मुद्दा उठाने के पीछे कोई विदेशी ताकत हो सकता है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। नेपाल ने जारी किया नया राजनीतिक नक्शा, लिपुलेख और काला पानी को भी जोड़ा। लिपुलेख पर अपना आधिकारिक हक बताते हुए नेपाल ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है। इस नक्शे में लिम्पियुधारा, लिपुलेख और काला पानी को भी शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि यह नक्शा अब आधिकारिक तौर पर नेपाल के स्कूली पाठ्यक्रम के अलावा सभी जगह इस्तेमाल होगा। नेपाल सरकार के प्रवक्ता और वित्त मंत्री युवराज हाटीवाड़ा ने बताया कि कैबिनेट के इस नक्शे पर मुहर लगा दी गई है और अब यह सरकारी दस्तावेजों और तमाम प्रशासनिक कामकाज में इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, लिपुलेख को नक्शे में शामिल करने को लेकर नेपाल सरकार उसी दिन से गंभीर हो गई थी जब 8 मई को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लिपुलेख को राष्ट्रीय अपना सड़क मार्ग उद्घाटन किया था। नेपाल लिपुलेख पर लंबे समय से अपना हक जता रहा है। जानकारों का मानना है कि विवाद की मुख्य वजह महाकाली नदी के उद्गम से शुरू होती है। नेपाल का कहना है कि नदी का उद्गम लिपुलेख के पास लिम्पियुधारा से और दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती है, जबकि भारत का दावा है कि महाकाली नदी काला पानी नदी से निकलती है और दक्षिण और पूरब की तरफ बहती है। 1816 में नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच की गई सुगौली की संधि के मुताबिक महाकाली नदी भारत और नेपाल दोनों ही सीमाओं को छूती है, पूर्व की तरफ नेपाल को और पश्चिम की तरफ भारत को। इसके बाद से यह विवाद लगातार चलता आ रहा है और दोनों ही सरकारों ने इससे जुड़े तमाम क्षेत्रों को लेकर कोई सर्वसम्मति रास्ता नहीं निकाला। अब इसे लेकर यह हलचल बीती 8 मई के बाद से काफी बढ़ गई है। अब खबर इराक से। इराक में अमेरिकी दूतावास के पास गिरा रॉकेट। इराक की राजधानी के हाई सिक्योरिटी जोन में एक रॉकेट आकर गिरा है। माना जा रहा है कि इसे अमेरिका दूतावास को निशाना बनाकर लॉन्च किया गया था। पिछले साल ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी के एयर स्ट्राइक में मारे जाने के बाद से बदले की कार्रवाई करते हुए इराक में मौजूद अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाकर लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। सुरक्षा सूत्रों ने बताया, बगदाद में अमेरिकी दूतावास के नजदीक एक
एक रॉकेट गिरा। पिछले कुछ सप्ताह में पहली बार हाई सिक्योरिटी इलाके में रॉकेट मारा गया है। इसके बाद ब्लास्ट की आवाज राजधानी में सुनी गई और सुरक्षा के सायरन दूतावास के कंपाउंड में सुने गए। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। पाकिस्तान को बड़ा झटका, तालिबान ने जम्मू कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला बताया। तालिबान ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद में शामिल होने के सोशल मीडिया में चल रहे दावों का खंडन किया है। तालिबान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह दूसरे देशों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इससे पहले पाकिस्तान की ट्रोल आर्मी ने ट्विटर पर एक बयान शेयर कर दावा किया था कि तालिबान कश्मीर में जारी आतंकवाद में शामिल होगा। तालिबान के बयान के बाद अब पाकिस्तानी दावे की हवा निकल गई है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहिद ने ट्वीट करके कहा, मीडिया में प्रकाशित यह खबर गलत है कि तालिबान कश्मीर में जिहाद में शामिल हो रहा है। तालिबान की नीति स्पष्ट है कि वह दूसरे देशों की निजी मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। इससे पहले सोशल मीडिया में पाकिस्तान के कई ट्विटर हैंडल ने यह दावा किया गया था कि तालिबान कश्मीर में आतंकवाद में शामिल होने जा रहा है। अगली खबर पाकिस्तान से। बलूचिस्तान में 2 आतंकवादी हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 2 अलग अलग आतंकवादी हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तानी फौज मीडिया विभाग के अंतर सेवा जनसंपर्क ने कहा कि आतंकवादियों ने पीर गेब क्षेत्र में फ्रंटियर कोर के एक वाहन को आईडी विस्फोट से उड़ा दिया, जिससे पाकिस्तानी सेना के 6 सैनिकों की मौत हो गई। बलूचिस्तान केच इलाके में एक अलग घटना में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक अन्य सैनिकों की मौत हो गई। संसाधन संपन्न बलूचिस्तान पाकिस्तान दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। इसकी सीमा अफगानिस्तान और ईरान से लगती है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और गरीब प्रांत है। बलूच राष्ट्रवादी अक्सर सुरक्षा बलों को निशाना बनाते रहते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। श्रीनगर में हिजबुल कमांडर जुनैद सहित 2 आतंकवादी ढेर। श्रीनगर के नवाकदल इलाके में मुठभेड़ में 2 आतंकवादी को मार गिराया गया है। इसमें आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर जुनैद सहराई मारा गया। जुनैद हुर्रियत चेयरमैन के मोहम्मद अशरफ खान का बेटा था। अगली खबर, संयुक्त राष्ट्र संस्थान को भारत ने दी $20 लाख करोड़ आर्थिक मदद। भारत सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य सहित मुख्य कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एवं निर्माण एजेंसी को $20 लाख लगभग 15 करोड़ 14 लाख रुपए दिए। फलस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी ने भारत द्वारा दी गई आर्थिक मदद की सराहना की। दोस्तों, जाते जाते आपको बता दूं कि रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने ट्वीट किया है कि आगामी 1 जून से हर रोज 200 स्पेशल ट्रेन चलेगी। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।